दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जी हाँ, मैं 1996 से 2024 तक 8 लोकसभा चुनावों के दौरान समाचार संकलन कर चुका हूँ। इसके अलावा 1994 में वैशाली संसदीय उपचुनाव के दौरान भी पत्रकारिता का मौका मिला था। मुझे वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव, समस्तीपुर संसदीय उपचुनाव के दौरान भी रिपोर्टिंग के लिए जाने का मौका मिला। लेकिन इस बार फिजा कुछ और है। जितने मोबाइल कॉल इस बार आ रहे हैं, आज तक कभी नहीं आए। देश विदेश से एक ही सवाल है, वैशाली में कौन आगे है? वैशाली में कौन जीतेगा? हवा का रुख क्या है? क्या वैशाली के भूमिहार वोटर एनडीए को वोट नहीं करेंगे? मल्लाह किसे वोट देंगे? बैस और कुशवाहा मतदाताओं में कितना विभाजन होने जा रहा है? तरह तरह के सवाल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी सर्वे करने वाले एजेंसियों के कर्मचारी सबसे अधिक वैशाली संसदीय क्षेत्र पर ही सवाल कर रहे हैं। जहां तक रोमांच, तनाव, उत्सुकता का सवाल है, 1994 के वैशाली संसदीय उपचुनाव में भी तनाव कम नहीं था, रोमांच कम नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी पूर्व सांसद किशोरी सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी थी और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को वैशाली में बिहार पीपुल्स पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। दोनों राजपूत दिग्गजों में घमासान हुआ था। वैशाली संसदीय चुनाव में यह पहला मौका था जब भूमिहार मतदाताओं ने स्वजातीय पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी उषा सिन्हा की अनदेखी करते हुए, भाजपा प्रत्याशी सुरेश शर्मा की अनदेखी करते हुए लवली आनंद के पक्ष में मतदान किया था। मतदाताओं को किशोरी सिन्हा को नहीं हराना था, उन्हें लालू प्रसाद को परास्त करना था। और उस चुनाव में बिहार के दिग्गज राजनेता सत्येंद्र नारायण सिंह की सियासी जमीन हमेशा के लिए खिसक गई। लवली आनंद जीत गई थी। चुनाव देश भर में चर्चित हुआ था। लेकिन हाँ, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, आज की तरह सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। इसलिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जितना उद्वेलन, जितनी उत्सुकता, जितना रोमांच पैदा हो रहा है, 1994 के वैशाली संसदीय चुनाव में ये रोमांच नहीं था। तनाव था, कसमकश थी, लेकिन आज जैसी सरगर्मी, उत्कंठा नहीं थी। 2024 का वैशाली संसदीय चुनाव कई कारणों से याद किया जाएगा। लोगों का यह भी कहना है कि जितना पैसा इस बार खर्च किया जा रहा है वैशाली संसदीय चुनाव में, वैशाली के इतिहास में उतना पैसा आज तक कभी खर्च नहीं किया गया। वैशाली संसदीय चुनाव बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। यह भी हो सकता है कि वैशाली में ही बिहार की राजनीति यू टर्न ले ले। आपको पता है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान पिछड़ी जातियों से और खासकर यादव समाज से भूमिहारों की दूरी बढ़ गई थी। बिहार में आरक्षण का सर्वाधिक विरोध भूमिहारों ने ही किया था। लेकिन उसके बाद गंगा, बागमती और कोसी नदियों में न जाने कितना पानी बह चुका। और इस बार जब आरक्षण 75% तक कर दिया गया तो बिहार के किसी जिले में इसका कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। परिस्थितियों ने वैशाली में आज एक बार फिर यादवों को, पिछड़ी जाति के लोगों को और भूमिहार मतदाताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। मैं आऊँगा चुनाव परिणाम के बाद उन कारणों पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन क्या सचमुच भूमिहार वोटर लालटेन उठाने जा रहे हैं? क्या सचमुच भूमिहार वोटर एनडीए का विरोध करने जा रहे हैं? आपसे आग्रह है कि मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं वैशाली की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर आया हूं, रोचक तथ्य लेकर आया हूं, रोमांचक जानकारियां लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं विभेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपसे आग्रह है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से संबंधित मेरी 2 स्टोरी देखना नहीं भूलिए। एक स्टोरी है कि किसे जिताने के लिए, किसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हजारों मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। चुनाव का यह कौन सा गणित है जिसमें एक प्रत्याशी को
जिताने के लिए, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हजारों मतदाताओं ने मताधिकार के प्रयोग से परहेज किया है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से संबंधित मेरी एक और स्टोरी है, मुन्ना या बीना, कौन कितने पानी में। क्या है बीना देवी की मजबूती, बीना देवी का प्लस पॉइंट क्या क्या है, अगर बीना देवी बाजी मारती हैं तो किन वजहों से, और अगर मुन्ना शुक्ला उन्हें शिकस्त देते हैं तो किन कारणों से, वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी बदौलत मुन्ना शुक्ला वैशाली से सांसद निर्वाचित हो सकते हैं, और मुन्ना शुक्ला की कमजोरियां क्या है, साथ में बीना देवी की भी कमजोरियां क्या है, और वैशाली के आधा दर्जन सांसद धर्म संकट में क्यों हैं। आप जनता चौक लाइव पर देखना नहीं भूलिए। कौन कितने पानी में। वैशाली का चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि एनडीए का किला आज भी मजबूत है या किले की दीवार दरक गई है, जमीन में दरार पैदा हो गया है। वैशाली का चुनाव परिणाम आधा दर्जन विधायकों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेगा। वैशाली का चुनाव परिणाम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डालेगा। वैशाली का चुनाव परिणाम एनडीए और इंडिया गठबंधन के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। दोनों गठबंधनों की किस्मत तय होगी वैशाली में। वैशाली संसदीय क्षेत्र में भाजपा के 3 विधायक हैं। साहिबगंज में राजू कुमार सिंह राजू, बरुराज में अरुण सिंह और पारू में अशोक कुमार सिंह। राजद के 2 विधायक हैं। कांटी में मोहम्मद इसराइल मंसूरी, मीनापुर में मुन्ना यादव, और जनता दल यू के विधायक हैं वैशाली के सिद्धार्थ पटेल। वैशाली संसदीय क्षेत्र का परिणाम तय करेगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन आधा दर्जन विधायकों का हाल क्या होगा, इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैशाली का परिणाम इन्हें कितना मदद करेगा या इनके सामने कितनी बड़ी खाई खो देगा। मैं इशारों में बात करना नहीं चाहता हूं। पहले वैशाली संसदीय क्षेत्र राजद का गढ़ बताया जाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के टिकट पर वैशाली से लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित हुए। वैशाली संसदीय क्षेत्र के पारू, साहिबगंज, बरुराज, मीनापुर और कांटी से पहले लगातार राजद विधायक निर्वाचित होते थे। उन्हीं विधायकों की बदौलत रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने लगे। खासकर राजद के यादव विधायकों की बदौलत रघुवंश प्रसाद सिंह आसानी से जीतते रहे। पारू से मिथिलेश राय जीतते थे, साहिबगंज से पूर्व मंत्री रामविचार राय जीतते थे, बरुराज में शशि कुमार राय के परिवार का दबदबा था। आप सोच रहे होंगे कि राजद का यह किला ध्वस्त कैसे हो गया। जब वैशाली संसदीय क्षेत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह का अभ्युदय हुआ तो उनके इर्द गिर्द पारू में, बरुराज में, साहिबगंज में राजपूत नेताओं की सक्रियता बढ़ गई। राजपूत नेताओं का कद बढ़ने लगा। पारू साहिबगंज में एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह का कद बढ़ने लगा। साहिबगंज में राजू कुमार सिंह राजू का कद बढ़ने लगा। बरुराज में पूर्व विधायक ब्रिजकिशोर सिंह का कद बढ़ने लगा। ये राजपूत नेता पहले रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए बूथ प्रबंधन करते थे, चुनाव अभियान के संचालन में सहयोगी होते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए बूथ मैनेजमेंट करते करते इनकी महत्वाकांक्षा जगी और फिर वैशाली संसदीय क्षेत्र में राजपूत जाति के विधायक निर्वाचित होने लगे। पारू विधानसभा क्षेत्र से राजपूत जाति के अशोक कुमार सिंह लगातार विधायक बन रहे हैं। साहिबगंज में राजपूत जाति के राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह विधायक बन रहे हैं। बरुराज में पहले ब्रिज सिंह जीते, अब उनके बेटे अरुण सिंह भाजपा विधायक हैं। कांटी में लगातार 3 चुनावों में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जीते। संक्षेप में कहूं तो 3 राजपूत विधायकों ने या रघुवंश प्रसाद सिंह के चेलों ने वैशाली संसदीय क्षेत्र में राजद के यादव विधायकों का दबदबा समाप्त कर दिया, उनके पैर उखाड़ डाले। लोकसभा चुनाव में तो यादव जाति के वोटर रघुवंश प्रसाद सिंह की मदद करते थे, उन्हें वोट देते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता था तो रघुवंश प्रसाद सिंह उन यादव प्रत्याशियों के लिए, उन यादव विधायकों की झोली में राजपूत वोट ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि हर क्षेत्र में राजपूत विधायक निर्वाचित हो रहे थे। तो कहना यह है
कि पश्चिमी मुजफ्फरपुर में राजपूत विधायकों के उदय के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह की राजनीति का सूर्यास्त होने लगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के पैर उखड़ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामा किशोर सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दे डाली। हद तो तब हो गई जब 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी बीना देवी ने लोजपा टिकट पर रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दे डाली। कोरोना ने वैशाली से एक दिग्गज राजनेता को छीन लिया। रघुवंश प्रसाद सिंह असमय हमसे विदा ले लिए। वैशाली में राजनीति के चतुर खिलाड़ी लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बस यूँ समझिए कि लालू प्रसाद ने वैशाली में भूमिहारों की राजनीति का बिचड़ा डाला है। अगर वैशाली में भूमिहारों की सियासी धान की फसल लहलहा गई तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद इस फसल को और ज़्यादा खेतों में आजमाएंगे, अलग अलग मैदानों में आजमाएंगे। अब एक बार फिर एनडीए के नीतिकारों को, भारतीय जनता पार्टी के नीतिकारों को मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, वैशाली संसदीय क्षेत्र में, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में और पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र में भूमिहार मतदाता नजर आ रहे हैं। भाजपा को एक बार फिर पश्चिमी चंपारण में भूमिहार मतदाता नजर आ रहे हैं। लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा होता है तब आप किसी भाजपा नेता से पूछ लीजिए, वे कहेंगे मुजफ्फरपुर में भूमिहार वोटर नहीं हैं। वे बताएंगे कि वैशाली में भूमिहार वोटर बहुत कम हैं। वे आपको बताएंगे कि मोतिहारी में, बेतिया में, महाराजगंज में भूमिहार वोटर बहुत कम हैं। लेकिन आपने देखा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान के दौरान चर्चा हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ भूमिहारों की चर्चा हो रही थी। खोज कर बुलाए जा रहे थे भूमिहार नेता। अभी बाहर से बुलाए जा रहे हैं वैशाली में भूमिहार नेता, महाराजगंज में भूमिहार नेता भेजे जा रहे हैं, पूर्वी चंपारण में भेजे जा रहे हैं। तो आप मंथन की ज़रूरत है। अब यह भी सोचने वाली बात है कि भाजपा को कैसे भूमिहार नेताओं की ज़रूरत है। जिस चंपारण में चंद्रमोहन राय जैसे राजनेता होते थे, जिन्होंने मृत प्राय स्वास्थ्य विभाग को जिंदा कर दिया था, अब उस चंपारण में भाजपा मनीष कश्यप को भूमिहारों का नेता बना रही है। आप भाजपा नेताओं की मानसिकता समझ सकते हैं, भाजपा नेताओं की पसंद जान सकते हैं। एक और खानाबदोश भूमिहार नेता हैं विवेक ठाकुर। उनका पुश्तैनी घर मुजफ्फरपुर ज़िले में है। बचपन से पटना में रहे और चुनाव लड़ने बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा में चले जाते हैं, नवादा में चले जाते हैं। विनोद तावड़े, भिखू भाई दलसानिया या कहें अमित शाह, ऐसे ही भूमिहार नेताओं की बदौलत क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की नैया को पार लगा लेंगे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए। आपने देखा होगा ग्रुप फोटोग्राफी भाजपा के पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय परिसर में एक फोटोग्राफी हुई। आप उस तस्वीर को गौर से देखिए। नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाने वाले नेताओं में एक भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार के किसी कोने में 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सके। तो आज की भाजपा यही है। आप याद कीजिए वो जमाना, प्रदेश भाजपा कार्यालय में कैसे कद्दावर नेता होते थे, जिनके सामने मंत्री सांसद कोई मायने नहीं रखते थे। उनसे मंत्री और सांसद और विधायक अदब से बात करते थे। तो जब से भाजपा में आयातित संस्कृति अपनाई गई, बड़े नेताओं के कद छोटे कर दिए गए, उन्हें किनारे लगा दिया गया। तो प्रधानमंत्री के साथ फोटोग्राफी कराने वाले नेता क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी की नैया को पार करा सकेंगे? यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। तेजस्वी यादव पहले ही A to Z की राजनीति का नारा दे चुके हैं। अगर लालू प्रसाद का प्रयोग वैशाली में सफल रहा तो यह प्रयोग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के अन्य जिलों में भी आजमाया जाएगा। स्थानीय निकाय क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी राजद ने भूमिहार जाति के शंभू सिंह को टिकट दिया था, लेकिन शंभू सिंह दमखम नहीं दिखा सके। राजद नेताओं ने उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि शंभू सिंह ने संसाधनों का उपयोग नहीं किया। सवाल यह नहीं है कि वैशाली में बीना देवी एक बार फिर से सांसद निर्वाचित होंगी या पूर्व विधायक राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जीतेंगे।
असली सवाल कुछ और है। जिस भूमिहार समाज पर भाजपा का एकाधिकार रहा है पिछले 3 दशक से, क्या वह एकाधिकार टूटने जा रहा है? क्या उसमें बंटवारा होने जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव भूमिहारों का विश्वास जीतने में सफल होंगे? क्या भूमिहारों और यादवों के बीच सीज फायर होने जा रहा है? क्या एनडीए का सबसे मुखर प्रशंसक, समर्थक, ओपिनियन मेकर आगे किसी राजनेता का अंधभक्त बना रहेगा? क्या यह समाज एक तरफा प्यार करता रहेगा सियासत में? अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपनी जाति के लोगों में, यादवों में, भूमिहार समाज के प्रति थोड़ी नरमी, थोड़ा भाईचारा पैदा कर सके तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। बिहार की राजनीति में उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। मैंने वैशाली के गांवों में लोगों से बातें की है। वैशाली से साहेबगंज तक, पारू से बरुराज तक, कांटी से मीनापुर तक गांवों में आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य नहीं हैं। ऐसे भूमिहार समाज के लोगों में, अन्य जाति के लोगों में आज भी नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है। वैशाली का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। उसी से पता चलेगा कि आज भी वैशाली के कितने प्रतिशत भूमिहार एनडीए के साथ हैं। क्या मल्लाह मुकेश सहनी के साथ पूरी तरह एनडीए से टूट गए हैं? क्या साथ साथ कुशवाहा प्रत्याशी खड़े कर लालू प्रसाद यादव ने पूरे कुशवाहा समाज को अपनी ओर मोड़ लिया है? चमार जाति के लोगों में एनडीए से कितनी नाराजगी है? बहुत सारे सवाल हैं। इनके जवाब हमें वैशाली के चुनाव परिणाम से मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 30% भूमिहार समाज का वोट एनडीए को मिलेगा, लेकिन जो लोग मुन्ना शुक्ला के चुनाव अभियान में लगे हुए हैं उनका दावा है कि वे 90% वोट ले लेंगे। बीना देवी के समर्थकों की माने तो वैशाली की महिलाएं, वैशाली के गरीब, हर जाति के लोग आज भी नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं। दूसरी ओर मुन्ना शुक्ला समर्थकों का कहना है कि बीना देवी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए हर जाति के मतदाताओं में उनके प्रति नाराजगी है। सच्चाई क्या है? 4 जून का इंतजार कर लीजिए। हाँ, दिनेश प्रसाद सिंह वैशाली की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें सिर्फ टिकट लेने नहीं आता है, उन्हें चुनाव लड़ने भी आता है, माइक्रो मैनेजमेंट करने आता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुन्ना शुक्ला के समर्थकों का जोश भारी पड़ता है या दिनेश सिंह का जो हुनर है, जिस हुनर का उपयोग वे बिहार विधान परिषद के चुनाव में अपने लिए करते रहे हैं, उनकी वह कला भारी पड़ती है। आप मेरे साथ इंतजार कीजिए, बिहार का सियासी ऊंट वैशाली में किस करवट बैठता है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।